सोचिए एक बार, भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 8.2% की रफ्तार से दौड़ रही है। हाँ, चारों तरफ निर्माण का काम चल रहा है। सही कहा। नए मॉल्स खुल रहे हैं, फैक्ट्री में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। तो ऐसे आर्थिक माहौल में अगर देखा जाए तो देश का बिजली का मीटर भी तेजी से भागना चाहिए ना। आमतौर पर तो यही होता है, आर्थिक विकास और बिजली की खपत एक साथ चलते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि पिछले क्वार्टर यानी Q3 FY26 में देश में बिजली की मांग 1 इंच भी नहीं बढ़ी, बिल्कुल फ्लैट, जीरो ग्रोथ। हाँ, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला था। और इससे भी बड़ा झटका ये है कि मांग ना बढ़ने के बावजूद पावर एक्सचेंज पर बिजली की खरीद फरोख्त में 12% का उछाल आ गया है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी अजीब से जादू की बात करने वाले हैं। देखिए, ये विरोधाभास सच में ध्यान खींचने वाला है। और जब हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसे IEX कहा जाता है, उसकी Q3 अर्निंग्स कॉल के आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत के एनर्जी सेक्टर में चल रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। और आज का हमारा ये डीप डाइव इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगा। हम सिर्फ IEX के मुनाफे की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि सस्ता कोयला मार्केट को कैसे बदल रहा है और नए कानून ग्रीन एनर्जी को किस तरफ ढकेल रहे हैं। और सबसे अहम, आने वाले समय में बैटरी स्टोरेज हम सभी की जिंदगी और बिजली के बिल पर क्या असर डालने वाली है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो शुरुआत उसी पैराडॉक्स से करते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। Q3 में GDP 8.2% बढ़ी। IMF ने भी FY26 के लिए इंडिया की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। जी हाँ। फिर भी बिजली की कुल मांग 392 बिलियन यूनिट्स पर बिल्कुल स्थिर क्यों रह गई? मतलब ग्रोथ दिखी क्यों नहीं? इसके पीछे सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा मौसम। मौसम। हाँ, साल 2025 का जो मॉनसून था वो काफी लंबा चला और बारिश भी बहुत अच्छी हुई। जब बारिश ज्यादा होती है और मौसम लंबा ठंडा रहता है तो देखिए दो चीजें होती हैं। अच्छा। एक तो किसानों को अपने खेत में पानी देने के लिए जो हैवी वाटर पंप्स चलाने पड़ते हैं वो नहीं चलाने पड़ते, तो कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत अचानक गिर जाती है। ओह, समझ गया। और दूसरा, शहरों में और दफ्तरों में एयर कंडीशनर्स का उपयोग काफी हद तक कम हो जाता है। इन दो फैक्टर्स ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आने वाली नई मांग को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके चलते ओवरऑल मांग वहीं 392 बिलियन यूनिट्स पर स्थिर रह गई। मौसम वाली बात तो समझ आती है। मतलब एक अच्छा मॉनसून पूरे ग्रिड को कितनी राहत दे सकता है, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन मेरी उलझन वही बनी हुई है। कौन सी उलझन? अगर देश को ज्यादा बिजली की जरूरत ही नहीं थी तो IEX पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 34.1 बिलियन यूनिट्स तक कैसे पहुंच गया? ये तो लगभग 12% का उफाल है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ये वैसी स्थिति लग रही है कि एक रेस्टोरेंट में बाहर भारी बारिश की वजह से ग्राहक आए ही नहीं, रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा है, लेकिन उधर किचन में शेफ पसीने से लथपथ है। क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि खाने की कीमत अचानक इतनी सस्ती हो गई कि ऑनलाइन डिलीवरी में ऑर्डर्स की झड़ी लग गई। आखिर एक्सचेंज पर अचानक इतनी सस्ती बिजली आई कहां से? रेस्टोरेंट का उदाहरण यहाँ बहुत फिट बैठता है। और इस सस्ती बिजली को समझने के लिए हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है। हमारी जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिन्हें डिस्कॉम्स कहते हैं, उनका बिजली खरीदने का एक पारंपरिक तरीका होता है। वो पावर प्लांट्स के साथ ना 25-25 साल लंबे पावर परचेज एग्रीमेंट्स यानी PPA साइन करती हैं। 25 साल बहुत लंबा वक्त है। बहुत लंबा। और इन PPA में एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। मान लेते हैं किसी डिस्कॉम का PPA रेट 4.5 रुपए प्रति यूनिट है। ठीक है, यानी उनको हर हाल में वहां से बिजली लेनी ही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें एक टेक्निकल छूट भी होती है। कैसी छूट? डिस्कॉम्स को प्लांट की फिक्स कॉस्ट तो हर हाल में देनी ही पड़ती है, लेकिन अगर वो बिजली ना लें तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट बच जाती है। अच्छा। अब हुआ ये कि एक्सचेंज पर बिजली अचानक 3.22 रुपए प्रति यूनिट मिलने लगी। तो डिस्कॉम्स ने गणित लगाया कि अगर हम अपने महंगे PPA वाले प्लांट से बिजली न लें और एक्सचेंज से वही सस्ती बिजली खरीद लें
तो हमारा टोटल खर्च काफी कम हो जाएगा। ओ, यानी एक तरह से उन्होंने अपने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स को बायपास कर दिया सस्ती बिजली के लिए। बिल्कुल। इस प्रोसेस को पीपीए बैकडाउन और एक्सचेंज से रिप्लेसमेंट बाइंग कहते हैं। मांग वही थी, लेकिन डिस्कॉम्स ने अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़कर एक्सचेंज की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि वहां सामान सस्ता मिल रहा था। एक सेकंड, अब यहाँ एक मिसिंग लिंक है इस पूरी कड़ी में। एक्सचेंज पर बिजली 3.22 रुपए प्रति यूनिट जैसी सस्ती कीमत पर पहुंची कैसे? पिछले साल तक तो हम सुनते थे कि कोयले की कमी है, पावर क्राइसिस आने वाला है। हाँ, हेडलाइंस तो वही थी सब जगह। तो अचानक मार्केट में इतनी अबंडेंस, इतनी सप्लाई कहां से आ गई? ग्रेट ऐसे गिर गए। अलग अलग दिशाओं से आई। पहला है नया इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 9 महीनों में देश ने लगभग 44.7 गीगावाट की नई पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्रिड में जोड़ी है। लगभग 45 गीगावाट नई कैपेसिटी। हाँ, ये इतना बड़ा नंबर है जिसे लोग आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। इसके साथ ही भारत की कुल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है। ओह वाह, 500 गीगावाट। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस 500 गीगावाट में से 50% कैपेसिटी अब रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। भारत ने 2030 का अपना जो ग्रीन एनर्जी लक्ष्य था, वो 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। कमाल है। 50% रिन्यूएबल कैपेसिटी होना बाकी बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, कैपेसिटी होना और एक्चुअल बिजली पैदा करना, इनमें फर्क होता है। जी बिल्कुल फर्क होता है। रात के वक्त या बादलों के वक्त तो सोलर प्लांट बिजली देगा ना। तो क्या ये जो 3.22 रुपए का रेट है, ये सिर्फ ग्रीन एनर्जी की वजह से है या इसके पीछे कोयले का हाथ है? असलियत में तो असली खेल कोयले ने ही किया है। अच्छा। कैपेसिटी भले ही रिन्यूएबल की आधी हो, पर बेस लोड अभी भी थर्मल प्लांट्स ही उठाते हैं। देश में कोयले का उत्पादन Q3 में 272 मिलियन टन्स पर स्थिर रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा ना, वो था इम्पोर्टेड कोल, यानी आयात किया जाने वाला कोयला। हाँ, आयात किए जाने वाले कोयले की कीमत लगभग 10% गिरकर $47 पर टन पर आ गई। कोयले के दाम अचानक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतने गिरने का कारण क्या रहा? ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पूरी तरह नॉर्मल होना और यूरोप में इस बार ठंड का कम पड़ना। पिछले कुछ सालों में एनर्जी क्राइसिस के डर से ग्लोबल मार्केट में पैनिक बाइंग हो रही थी। लोग भर भर के स्टोर कर रहे थे। हाँ, वो डर तो था मार्केट में। पर इस साल मार्केट शांत रहा। नतीजा ये हुआ कि सस्ता कोयला आसानी से उपलब्ध हो गया, और जब सप्लाई भरपूर होती है तो सेलर्स में कंपटीशन बढ़ जाता है। सही बात है। जो डे अहेड मार्केट है, जिसे DAM कहते हैं, जहां एक दिन पहले 15 मिनट के ब्लॉक्स में बिजली की ट्रेडिंग होती है, अब वहां बिजली बेचने वालों की सेल बिड्स में लगभग 44% की वृद्धि हुई। 44%? तो सप्लाई बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। और जब बेचने वाले इतने ज्यादा हो गए तो प्राइस डिस्कवर होकर 13.2% नीचे गिरी और 3.22 रुपए प्रति यूनिट पर आकर रुकी। वहीं दूसरी तरफ RTM यानी रियल टाइम मार्केट में भी रेट गिरकर 3.56 रुपए हो गया। RTM यानी जहां बिजली की डिलीवरी से ठीक 1 घंटा पहले ट्रेडिंग होती है, वही ना? जी वही। DAM एक दिन पहले की प्लानिंग के लिए है और RTM अचानक आने वाली मांग को मैनेज करने के लिए होता है। जैसे अगर कोई पावर प्लांट अचानक ट्रिप हो जाए या मौसम अचानक बदल जाए तो उसके लिए। तो दोनों ही मार्केट्स में देखा जाए तो सस्ते कोयले ने सप्लाई बढ़ा दी और दाम पूरी तरह गिरा दिए। हाँ, यही हुआ है। पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास पैदा हो रहा है मेरी समझ से। कैसा विरोधाभास? अगर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में कोयला इतना सस्ता हो गया है और थर्मल पावर प्लांट्स आसानी से 24 घंटे इतनी सस्ती बिजली दे सकते हैं, तो फिर नेट जीरो और ग्रीन एनर्जी की जो बातें हम करते हैं वो तो धरी की धरी रह जाएंगी ना। मेरा मतलब है, एक खरीदार या बड़ा उद्योग जानबूझकर महंगी ग्रीन एनर्जी क्यों खरीदेगा जब उसे कोयले वाली बिजली इतने सस्ते दाम पर आसानी से मिल रही है? क्या ये सस्ता कोयला हमारे सोलर और विंड पावर सेक्टर के ग्रोथ को पूरी तरह डिरेल नहीं कर देगा? ये बहुत ही नेचुरल सवाल है। अगर सब कुछ मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट के हवाले होता तो शायद सस्ता कोयला ग्रीन एनर्जी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता। लेकिन एनर्जी सेक्टर प्योरली फ्री मार्केट नहीं है, ये एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। अच्छा। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो सस्ता कोयला डिस्कॉम्स को राहत जरूर दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में
सरकार की नीतियां और कानून इतने सख्त और दिशा निर्देशित हैं कि ग्रीन एनर्जी की डिमांड कभी कम नहीं होगी। सरकार अपनी पॉलिसी के जरिए मार्केट को एक तय रास्ते पर धकेल रही है, भले ही कोयले की कीमत कुछ भी चल रही हो। यानी एक तरह से सरकार का डंडा चल रहा है यहाँ। बिल्कुल डंडा ही समझ लीजिए। तो चलिए हाँ, उन्हीं नीतियात्मक बदलावों और नए कानूनों की थोड़ी बात करते हैं। मैंने इस अर्निंग्स कॉल के नोट्स में पढ़ा था कि ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 में एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है कि 2047 तक देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 4000 यूनिट्स के पार होनी चाहिए। जी हाँ। और सबसे दिलचस्प मुझे इसमें ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 लगा। उसमें आने वाले 5 सालों में क्रॉस सब्सिडीज को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। हाँ, और इस क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने का असर ना बहुत गहरा होने वाला है। अभी होता क्या है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को काफ़ी महंगी बिजली दी जाती है ताकि उस मुनाफे से कृषि और गरीब तबके को सस्ती या मुफ्त बिजली दी जा सके। सही बात है, सिस्टम तो अभी ऐसे ही चलता है। अगर ये क्रॉस सब्सिडी हटती है तो उद्योगों के लिए बिजली की आम लागत काफ़ी कम हो जाएगी और पूरे मार्केट में एक प्राइस ट्रांसपेरेंसी आएगी। पर जिस एक चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो इस नए बिल का आरपीओ वाला हिस्सा है, यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। हाँ, वो सबसे ज़रूरी कड़ी है। इस बिल में साफ लिखा है कि अगर किसी उद्योग या डिस्कॉम ने अपना ग्रीन एनर्जी का कोटा पूरा नहीं किया तो उस पर 0.35 रुपए से लेकर 0.45 रुपए प्रति यूनिट का एक भारी पेनल्टी लगाया जाएगा। और देखिए, यही वो कारण है जिसकी वजह से सस्ता कोयला ग्रीन एनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आरपीओ ना अब एक कानूनी बाध्यता है। आपको अपनी कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा हर हाल में सोलर या विंड से ही लेना पड़ेगा। यानी चॉइस खत्म। बिल्कुल। सरकार पेनल्टी लगाकर ये मैसेज दे रही है कि ग्रीन एनर्जी खरीदना कोई चॉइस नहीं है बल्कि एक कंपल्शन है। और इसी डिमांड को आसानी से पूरा करने के लिए ही CIRC ने एक्सचेंजेस पर वर्चुअल पावर परचेज अग्रीमेंट्स, जिसे हम VPPA कहते हैं, उनकी शुरुआत को मंजूरी दी है। देखिए, VPPA कॉम्प्लेक्स लगता है, मतलब मैं इसे थोड़ा आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दिल्ली में एक IT कंपनी है जो चाहती है कि उनका पूरा ऑफिस 100% ग्रीन एनर्जी पर चले। ठीक है। पर उनके पास बड़ी छत तो है नहीं जहां वो सोलर लगा सकें, और दिल्ली के आसपास जगह भी नहीं मिलती। तो VPPA इस मुद्दे को फिजिकली कैसे सॉल्व करता है? देखिए, VPPA में ना कंपनी फिजिकली बिजली लेती ही नहीं है। ये एक पूरी तरह से एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, वो दिल्ली की IT कंपनी राजस्थान में एक सोलर प्लांट डेवलपर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप बिजली बनाओ और एक्सचेंज पर बेचो। दोनों आपस में एक स्ट्राइक प्राइस तय करते हैं, मान लीजिए 3.5 रुपए। अच्छा। अगर सोलर डेवलपर एक्सचेंज पर 3.20 रुपए में बिजली बेचता है तो जो 30 पैसे का नुकसान हुआ ना, वो IT कंपनी उसे देगी। और अगर एक्सचेंज पर प्राइस 4 रुपए हो जाता है तो क्या होगा? तो डेवलपर जो 50 पैसे का मुनाफा कमा रहा है वो IT कंपनी को वापस देगा। इस फाइनेंशियल गारंटी के बदले में IT कंपनी को उस ग्रीन एनर्जी के एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। ओह, इसका मतलब फिजिकल डिलीवरी की जरूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं। वो अपनी RPO पूरी कर सकती है इस एट्रीब्यूट के जरिए। इससे पावर फिजिकली ट्रांसपोर्ट करने का जो ग्रिड रिस्ट्रिक्शन होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अच्छा, तो डेवलपर को एक फाइनेंशियल सर्टेनिटी मिल गई और IT कंपनी को अपनी ग्रीन ब्रांडिंग और RPO कंप्लायंस मिल गई। हाँ, ये तो सच में एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल है। हाँ, ये मार्केट को ओपन करने का एक बड़ा स्टेप है। पर देखिए, जब बात कंप्लायंस की आती है ना, तो मुझे इस अर्निंग्स कॉल की रिपोर्ट में एक अजीब सा लूप होल भी दिखाई दिया। कौन सा लूप होल? रही है कि 35 पैसे या 45 पैसे लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसी Q3 में हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स यानी REC की ट्रेडिंग 27 लाख से गिरकर 18.6 लाख पर आ गई। जी हाँ, वॉल्यूम्स काफी गिरे हैं। और वजह ये बताई गई कि रेगुलेटर यानी CERC ने एक बैकडोर रास्ता दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पेनल्टी से बचना चाहता है तो वो पिछले साल के REC प्राइस का सिर्फ 1.05% एक तय शुल्क के रूप में सरकारी खाते में जमा कर दे। हाँ, इसी ऑर्डर की वजह से मार्केट डिस्टर्ब हुआ।
मेरा सवाल यह है कि अगर मैं आईईएक्स हूँ या मैं कोई सोलर प्लांट डेवलपर हूँ, तो मैं तो पूरी तरह भुखला जाऊंगा इस नियम से। ये तो अनफेयर है ना। आपका गुस्सा और जो लॉजिक है बिल्कुल वही आईएक्स ने अपील में सीआरसी के सामने रखा है। देखिए, आरईसी मार्केट का जो पूरा डिज़ाइन था वो इसीलिए किया गया था ताकि जो डेवलपर्स सच में ग्राउंड पर सोलर पैनल लगा रहे हैं या विंड टर्बाइन खड़े कर रहे हैं, उनको एक आर्थिक प्रोत्साहन मिले। वही तो। जब कोई अपने आरपीओ कंप्लायंस के लिए आरईसी खरीदता है तो वो पैसा सीधे उस ग्रीन डेवलपर की जेब में जाता है और नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन सीआरसी ने जो नया विकल्प दिया उसमें पैसा एक जनरल स्टेट पूल या सरकारी खाते में जा रहा है। यही तो मुद्दा है। सरकारी खाते में पैसा डालने से फिजिकली ग्रिड में एक भी यूनिट नई ग्रीन एनर्जी तो पैदा नहीं हुई ना। वो तो बस एक तरह का कार्बन टैक्स जैसा हो गया कि पैसे दिए और बच गए। सही कहा आपने। आरपीओ का मकसद हवा या धूप से बिजली बढ़ाना था देश में, सरकारी खजाना भरना थोड़ी ना था। बिल्कुल, आईईएक्स ने यही तर्क दिया है अपनी अपील में। उनका कहना है कि इस कंप्लायंस वेवर से एक्चुअल ग्रीन जनरेशन को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से आरईसी मार्केट क्रैश हो रहा है। उन्होंने रेगुलेटर से अपील की है कि इस वेवर को जल्दी वापस लिया जाए और पुरानी आरईसी ट्रेडिंग प्रक्रिया को ही अनिवार्य बनाया जाए, ताकि निवेश सीधे उन ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जाएं, ना कि किसी फंड में। हाँ, ताकि उत्पादन बढ़े। देखते हैं आगे क्या कानूनी नतीजा निकलता है इसका। लेकिन कानूनी दांवपेच सिर्फ आरईसी तक ही सीमित नहीं है। सुनने वालों के लिए बता दें कि असल दर तो आईएक्स को उस बदलाव से है जो इस पूरे एक्सचेंज के बिजनेस मॉडल को ही खत्म कर सकता है। आप मार्केट कपलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा इशारा मार्केट कपलिंग की तरफ ही है। रेगुलेटर इसे लाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसे समझाने के लिए अगर मैं वही अपना पुराना सुपरमार्केट वाला तरीका अपनाऊं तो शायद बेहतर समझ आएगा। अच्छा, कोशिश कीजिए, देखते हैं इस बार एनालॉजी फिट बैठती है या नहीं। मान लीजिए एक शहर में 3 अलग-अलग सुपरमार्केट्स हैं। एक बहुत बड़ा और मशहूर है जिसकी मार्केट में 83% हिस्सेदारी है, जिसे हम आसान भाषा में आईएक्स मान लेते हैं। ठीक है, और बाकी दो? बाकी 2 छोटी दुकानें हैं। अब शहर का प्रशासन अचानक ये नियम निकाल दे कि तीनों सुपरमार्केट्स का बिलिंग काउंटर और उनका सॉफ्टवेयर एक ही होगा। हर सामान की कीमत तीनों दुकानों में बिल्कुल एक जैसी तय होगी, राउंड रॉबिन तरीके से। अच्छा। अब ग्राहक चाहे किसी भी दुकान से सामान उठाए, सौदे का फायदा तीनों को बराबर बांटेगा। इस नियम से तो सबसे बड़े सुपरमार्केट को सीधा सीधा नुकसान होगा ना। उसकी जो वॉल्यूम और एफिशिएंसी की मोनोपोली थी वो तो एक झटके में खत्म हो जाएगी। एनालॉजी यहाँ पूरी तरह सटीक बैठती है। मार्केट कपलिंग का सीधा असर लिक्विडिटी और वॉल्यूम पर ही पड़ता है। सीईआरसी ने एक आदेश दिया था कि जनवरी 2026 तक डे अहेड मार्केट में मार्केट कपलिंग शुरू कर दी जाए। पर रेगुलेटर ऐसा चाहता क्यों है? रेगुलेटर का तर्क ये है कि अगर एक ग्रिड है और एक नेशन है तो प्राइस भी एक होना चाहिए। अभी होता ये है कि शाम के 4 बजे वही सेम बिजली आईईएक्स पर 3 रुपए में बिक सकती है और दूसरे एक्सचेंज जैसे पीएक्सआईएल पर 3 रुपए 10 पैसे में। ओह, अलग-अलग प्राइसेस होते हैं। हाँ, तो रेगुलेटर चाहता है कि सभी एक्सचेंजेस के बायर्स और सेलर्स का डेटा एक एल्गोरिदम में डाला जाए और एक सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस डिस्कवर हो पूरे देश के लिए। पर आईएक्स इसे क्यों मानेगा? उसने सालों की मेहनत से बायर और सेलर दोनों को अपने प्लेटफॉर्म पर इतनी मुश्किल से जोड़ा है, अपनी लिक्विडिटी बनाई है। और इसीलिए आईएक्स ने इस ऑर्डर के खिलाफ एप्टेल यानी एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में अपील की है। उनका कहना है कि मार्केट कपलिंग से इनोवेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, अगर सभी का प्राइस और प्रोसेस आखिर में सेम ही हो जाना है तो नए प्रोडक्ट्स लाने का या सॉफ्टवेयर बेहतर बनाने का क्या फ़ायदा? कंपटीशन ही नहीं रहेगा। इससे तो प्लेटफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों गिरेगी। तो क्या लगता है ये जल्दी लागू हो जाएगा? हालांकि ये रातों रात नहीं होने वाला। रेगुलेटर को पहले पब्लिक कंसल्टेशन करनी होगी, शैडो पायलट रन्स करने होंगे। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया की वजह से आईएक्स के बिजनेस मॉडल को तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं है, पर हाँ, एक पॉलिसी तलवार जरूर लटकी हुई है उनके सर पर। चलिए, इन लंबे कानूनी चक्कर और कोयले की कीमतों से थोड़ा आगे निकलकर अब मुझे उस चीज़ पर आना है जो असल में भविष्य को रीडिफाइन करने वाली है, और वो है नई तकनीक।
आप BSS की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस अर्निंग्स कॉल में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, जिसे हम आम भाषा में BSS या ग्रिड लेवल बैटरी बोलते हैं, उसका बहुत रोचक जिक्र हुआ। IEX पर जुनिपर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पहली मर्चेंट BSS ट्रेड हुई इस बार। हाँ, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पर मैं आपसे सच कहूं, ये गेम चेंजर शब्द इतनी बार इस्तेमाल होता है टेक इंडस्ट्री में कि उसका वजन ही कम हो गया है। क्या बैटरी स्टोरेज सच में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाली है? इसको एक क्लियर पर्सपेक्टिव में रखते हैं, बिना किसी एग्जैजरेशन के। देखिए, सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी समस्या हमेशा इंटरमिटेंसी यानी अनिश्चितता की रही है। धूप वाला फैक्टर। बिल्कुल। दिन में धूप है तो बिजली बहुत ज्यादा बन रही है, पर जैसे ही शाम हुई और धूप चली गई, लोग ऑफिस से घर आए और अपने AC और टीवी चला दिए, तो अचानक ग्रिड पर डिमांड का एक बड़ा बवाल आ जाता है। इसे पीक डिमांड कहते हैं। हाँ, शाम के वक्त लाइट जाना आम बात होती है। इन्हीं वजहों से इस गैप को भरने के लिए पहले गैस या कोयले के प्लांट चलाने पड़ते थे, जो बहुत महंगे और प्रदूषित होते हैं। बैटरी इस गैप को आसानी से भर सकती है। दिन की सस्ती सोलर बिजली को आप बैटरी में स्टोर करो और शाम की पीक डिमांड में उसे ग्रिड को सप्लाई कर दो। तो इसमें इतना वक्त क्यों लगा? ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बैटरी स्टोरेज की पहले दिक्कत ये थी कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि बैटरी लगाना मतलब एक तरह से सोने यानी गोल्ड के भाव पर बिजली खरीदना। ओह, तो अब ऐसा क्या बदल गया मार्केट में? कीमत कहाँ तक पहुंची आखिर? तेजी से गिरी है। हाल ही में एपो ट्रांसको के एक टेंडर में 2000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज के लिए कीमत सिर्फ 1.48 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति महीना आई है। एक सेकंड। एक आम इंसान के लिए 1.48 लाख रुपए प्रति मेगावाट का आंकड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ये वाकई सस्ता है? इसे ऐसे समझिए, अब 1.48 लाख का मतलब ये है कि अब बैटरी की लागत अब एक नया पारंपरिक कोयले का पावर प्लांट लगाने और उसको सिर्फ शाम के वक्त चलाने की लागत को टक्कर दे रही है। ओह वाह, यानी लगभग बराबरी पर आ गए हैं। बिल्कुल। जब सोलर प्लस बैटरी की टोटल कॉस्ट कोयले के प्लांट के कॉस्ट से कम या बराबर हो जाए, तो वो एक टिपिंग पॉइंट होता है एनर्जी सेक्टर में। हाँ। और हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं लगभग। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि IEX इतना आगे सोच रहा है कि उन्होंने रेगुलेटर को नए प्रोडक्ट्स प्रस्तावित किए हैं, जैसे पीक डैम और पीक RTM। ये ऐसे ट्रेडिंग मार्केट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ शाम के उन ज्यादा मांग वाले पीक घंटों के लिए चलेंगे, जहां ऐसी सस्ती बैटरी स्टोरेज सीधा मुनाफा कमा सकेगी। कमाल है। यानी दिन की सस्ती बिजली को रात में महंगे दाम पर बेचने का एक पूरा नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम ही बन रहा है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो सुनने वालों के लिए इस पूरे विश्लेषण का आखिर निचोड़ क्या निकलता है? मैं समझाती हूँ। ये सारे टेक्निकल आंकड़े जैसे 12% वॉल्यूम ग्रोथ, 500 गीगावाट की कैपेसिटी, मार्केट कपलिंग, बैटरी स्टोरेज, ये सब मिलकर आखिर हमारी ऊर्जा अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर हम इन सभी अलग अलग कड़ियों को एक साथ जोड़े ना, तो IEX की ये अर्निंग्स कॉल भारत के एनर्जी सेक्टर का एक क्लियर एक्सरे दिखाती है। कैसा एक्सरे? सस्ता कोयला और स्थिर मांग इस साल की आर्थिक हकीकत जरूर थी, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में बिजली को सस्ता रखा, पर इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, VPPs का आना, सख्त RPO नियम जो सीधा पेनल्टी लगाते हैं, और सबसे अहम बैटरी स्टोरेज का कोल प्लांट के लागत के बराबर आना। हाँ, बैटरी वाली बात तो सबसे ध्यान खींचने वाली है। ये सब इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र तेजी से एक इरिवर्सिबल ग्रीन ट्रांजिशन की ओर बढ़ रहा है। नई कानूनी नीतियां और नए टेक इनोवेशंस दोनों मिलकर एक ऐसी मार्केट बना रहे हैं जो आने वाले कल में देश को ज्यादा क्लीन, ज्यादा स्थिर और आर्थिक रूप से वायबली सस्ती बिजली देगी। बिल्कुल सही कहा। पहले जो है हमारी सोच सिर्फ इतनी थी कि बस एक प्लांट बिजली पैदा करेगा और हमारे घर की ट्यूबलाइट जलेगी। वहाँ अब ऊर्जा क्षेत्र में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, फाइनेंशियल ट्रेडिंग और बैटरी आर्बिट्राज जैसे सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट्स अब सच्चाई बन गए हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन
आज किस रेट पर बिकेगा, इस पर अब एल्गोरिथम्स और सुपर कंप्यूटर्स फैसला ले रहे हैं। और भले ही रेगुलेटरी चैलेंजेस जैसे मार्केट कपलिंग का केस अभी ट्रिब्यूनल्स में चल रहा हो, पर एक बात तो पूरी तरह साफ है। वो क्या? इंडिया का पावर मार्केट अब मोनोपोली या फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की पुरानी जगह से निकलकर एक बहुत ही डायनामिक ओपन मार्केट बन गया है। अब खरीदार के पास चॉइस है, और देखिए जहां चॉइस होती है वहां एफिशिएंसी तो अपने आप आती है। सही बात है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं यहाँ इस बैटरी स्टोरेज के मुद्दे से जुड़ा एक विचार उत्तेजक सवाल जरूर छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जिस पर आज हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। ऐसी कौन सी स्थिति? आज हम देख रहे हैं कि कैसे नेशनल ग्रिड और बड़े पावर एक्सचेंजेस हजारों मेगावाट बिजली की ट्रेडिंग एक साथ कर रहे हैं। लेकिन लोग ये भी सोच सकते हैं कि जिस तेजी से बैटरी स्टोरेज और सोलर पैनल सस्ते होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में यानी आने वाले 10 या 15 सालों में ऐसा हो सकता है कि हर हाउसिंग सोसाइटी, हर बड़ी फैक्ट्री या हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक मिनी पावर एक्सचेंज बन जाए? एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि किसी बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल है और बेसमेंट में एक हाईटेक सस्ती बैटरी लगी हुई है। दिन में सोसाइटी एक्स्ट्रा बिजली बनाती है, उसको बैटरी में स्टोर करती है और बिना किसी बड़े सेंट्रल ग्रिड पर निर्भर रहे ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने किसी पड़ोसी सोसाइटी को या नज़दीकी मॉल को सीधे वो बिजली बेच देती है। ये तो पूरे पावर मॉडल को ही बदल देगा। वही तो। अगर ये तकनीक और माइक्रोग्रिड्स इसी रफ्तार से डेवलप हुए तो क्या भविष्य का पावर एक्सचेंज किसी बड़े दफ्तर में ना चलकर हम सबके स्मार्टफोन्स और बेसमेंट्स में एक पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह चलेगा? ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन हमारे पूरे ऊर्जा तंत्र और पुराने बिजनेस मॉडल्स को हमेशा के लिए किस तरह बदल देगा, ये सोचने पर सच में मजबूर करता है। सच में एक बहुत ही रोचक कल्पना है ये। इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर हुई ये गहन चर्चा सुनने वालों के लिए लाभदायक रही होगी और इस पूरे एनर्जी ट्रांजिशन को समझने में एक नया आयाम दिया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।